बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री यूनिट 3 मेटाबॉलिज्म एंड टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग रिमेंबर करें कि ये जो चैप्टर है मेटाबॉलिज्म एंड टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी से 10 to 15 MCQs आ सकते हैं और हमारे पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो आप लोग जो है ज़हनी रेडी हो कल पेपर में, एग्ज़ाम में, और इस चैप्टर को आपने जो है बार बार रिवाइज करना है। और इंशाल्लाह जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो आप लोगों ने इस पॉइंट को जो है अपने नोट्स के फुट नोट में या आप लोगों ने जो है रजिस्टर में नोट करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारी मजबूरी है कि ये थर्ड यूनिट में हम डिस्कस करते हैं। वरना इससे पहले ज़रूरी था कि हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और इसी तरह डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, इसी को डिस्कस करें, एंजाइम चैप्टर को डिस्कस करें। तो इसके बाद ये वाला चैप्टर जो है अगर हम डिस्कस करते तो और भी अच्छा होता। लेकिन चले स्टूडेंट्स, ये सर मोहम्मद इकबाल साहब ने जो है थर्ड यूनिट पे जो है डिस्कस किया है, तो हम भी थर्ड यूनिट पे डिस्कस करते हैं ताकि हमारा सीक्वेंस जो है वो अलाइनमेंट में हो और स्टेप बाय स्टेप हो। ओके, तो सबसे पहले तो हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म इन इजी वर्ड्स में अगर हम इसको डिस्कस करें, इसको डिफाइन करें, तो इसका क्या मतलब होता है। मेटाबॉलिज्म हमारे पास हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, तो इसी रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी ह्यूमन बॉडी में, ब्रेन में, स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे लिवर में, हमारे बॉडी में, किडनीज में जितनी भी प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, हमारे सेल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये सब क्या होता है, ये हमारे पास जो है मेटाबॉलिज्म होते हैं। ओके, तो चले इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हमने डिस्कस करना है, इसके टू टाइप्स है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है। इन्हीं दोनों को जो है हमने डिस्कस करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास डिफाइन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज एटीपी। एटीपी हमारे बॉडी में एनर्जी है जो ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, इसी से हम हासिल करते हैं। और इस एटीपी की वजह से हमारा बॉडी जो है मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन करता है, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग है, या हमारा मसल्स है, या हमारा कार्डिक फंक्शन है। ठीक है, हमारे जो पल्सेस है, या हमारा बॉडी जो मूवमेंट करता है, आई जो हम मतलब इसको मतलब ओपन और क्लोज करते हैं, या हमारा जो मुंह चल रहा है, टंग चल रहा है, स्मेल है, ऑल्फैक्शन है, जितनी भी प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, तो ये एनर्जी यूनिट्स की वजह से होता है, और वो एनर्जी यूनिट हमारे पास एटीपी है। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। डिस्कस एटीपी रिलेशनशिप विद कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। फिर हम ये डिस्कस करते हैं कि एटीपी का एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। ओके, डिफाइन ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ट्रांसअमाइनेशन, डीमाइनेशन एंड कीटोसिस। तो ये जो हमारे पास जो 6 टर्मिनोलॉजीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एमसीक्यूज में आ चुका है। तो इसके जो ट्रिक्स हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम डिस्कस करते हैं, और इसके जो डिफिनेशन, एग्जांपल, प्रोसेसेस है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, डिस्कस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड टर्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये मैट्रिक में भी है, 9 क्लास में भी है। ओके, और क्लास सेकंड ईयर में भी ये है, आई थिंक फर्स्ट ईयर में है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, या क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है। ओके, जो ऑलरेडी हम जो है इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। डिमोन्स्ट्रेट हाउ कैलकुलेट बीएमआर ऑफ ए पेशेंट। एक पेशेंट के बीएमआर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और बीएमआर है क्या चीज। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसी को हम डिस्कस करते हैं। और अगर आप ओस की ओसपी की बात करें, आप लोगों के ओसपी ओसकी भी होते हैं ना, जिस तरह हमारे होते हैं। पेपर के बाद जो है हमने फिर ओसपी देनी है। इसमें 5 स्टेशन है, 3 नॉन ऑब्जर्वेबल है, 2 ऑब्जर्वेबल है। इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम दिया हो, आपने इसी को जो है
डिमॉन्स्ट्रेट करना है, इसको फिल करना है, और फिर जो 2 स्टेशन है लास्ट वाले 4 5, तो इसी पे आपने जाना है और सर ने आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछनी है, फिर आपने इसको आंसर करना है। तो ओस्की के लिए ये वाला पोर्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट BMR ऑफ ए पेशेंट। ओके, definition metabolism. What is metabolism? Metabol means change. All the chemical reactions that occur in the body. हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होते हैं, इसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ओके, इट इज ऑफ 2 टाइप्स एज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसके 2 टाइप्स है, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। What is catabolism? The metabolic reaction that break down complex organic molecule into simpler one. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसी को ब्रेक किया जाता है, इसी को टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर वन में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन किस चीज से बना है? ग्लूकोज से बना है। तो ग्लाइकोजन को क्या करना है? इसी को ब्रेक करना है, इसी को तोड़ना है, तो इसी को ज्यादा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो ग्लाइकोजन लार्ज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो लार्ज मॉलिक्यूल हमने किस स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, कॉम्प्लेक्स को हमने सिंपलर में कन्वर्ट किया। ओके, कैटाबॉलिज्म इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म हमारे पास एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस? एक्सर्गोनिक प्रोसेस हमारे पास वो वाला प्रोसेस है, वो वाला रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, वो आपको एनर्जी देता है। ओके, वो अगर स्प्लिट होता है तो आप लोगों को बाहर एनर्जी देता है, अंदर से बाहर की तरफ आप लोगों को एनर्जी देता है। ओके, और ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली, ये खुद ब खुद ये रिएक्शन जो है चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कंबस्शन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमारे पास जो सिलेंडर होता है एलपीजी गैस है, ओके, सिलेंडर है या सीएनजी है, तो ये क्या करता है? ये खुद कंबस्ट होते हैं ना। एक दफा आप जब इसको मतलब फायर करते हैं ना, तो फिर इस पे जो चेन रिएक्शन होता है वो खुद ब खुद जो है CH3 जो मीथेन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पे जो आग जो है जलता है। ओके, तो ये क्या होता है? ये हमारे पास है कंबस्शन, हमारे पास है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो ये एनर्जी रिलीज देता है, हमें एनर्जी देता है ना, हीट एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी भी देता है, और साथ साथ ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद जो है जल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। ओके, या अगर हम नमक को या साल्ट को हम अगर वाटर में जो है मिक्स करें, तो ये खुद ब खुद मिक्स होता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? हमें टेस्ट देता है। ओके, और स्पॉन्टेनियस ही होता है, तो ये हमारे पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि कैटाबॉलिज्म इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। इसके बाद है एनाबॉलिज्म। What is anabolism? The metabolic reactions that combine simple molecules to form complex molecule. इसमें क्या होता है? ये भी हमारे पास एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ओके, इसमें सिंपलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होता है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना, तो मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स जो है 50, 100, 200 जमा होता है, ऐड होता है, और इससे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनता है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटर्नरी है, इसी तरह की जो है ये हमारे पास क्या है? एनाबॉलिज्म है। ओके, एनाबॉलिज्म इज एंडरगोनिक प्रोसेस। तो ये एनाबॉलिज्म हमारे पास एंडरगोनिक प्रोसेस है। व्हाट इज मीन बाय एंडरगोनिक प्रोसेस? एंडरगोनिक प्रोसेस हमारे पास एक्सर्गोनिक प्रोसेस के बिल्कुल अपोजिट है। एंडरगोनिक रिएक्शन या एंडरग्रोनिक प्रोसेस हमारे पास वो वाला प्रोसेस है, वो वाला रिएक्शन है रिक्वायर एनर्जी, जिसको हमने एनर्जी देना है, वो हमें नहीं देता है, हमने इसको प्रॉपरली परमानेंटली जो है एनर्जी देना है ताकि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाए, नॉट स्पॉन्टेनियसली। ये खुद ब खुद नहीं चल रहा है, हम इसको चला रहे हैं। ओके, इसके हमारे पास एग्जांपल है आइसक्रीम मेल्टिंग या आइस मेल्टिंग। आइस जो मेल्ट होता है, ओके, पिघल जाता है ना आइस, तो ये हम क्या करते हैं? बाहर से इसको हम एयर देते हैं, हीट देते हैं, तो हीट की वजह से, एयर की वजह से जो है ये मेल्ट होता है। या बिल्डिंग प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बिल्ड होते हैं, बन रहे हैं, तो ये हमारे पास एक एनाबॉलिज्म या ये हमारे पास एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म एंडरगोनिक प्रोसेस है। ओके, अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिक के बारे में आप लोगों से शेयर करूं,
एनाबॉलिज्म मीन, एनाबॉलिज्म आप एज्यूम करें कि ये एडिशन होता है। तो एडिशन क्या होता है? सिंपल चीजों को ऐड करके इससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना, एनाबॉलिज्म एडिशन। ओके, तो इसके अपोजिट आप कैटाबॉलिज्म ले सकते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और ये जो एनाबॉलिज्म है तो ये एंडरगोनिक है, तो एनाबॉलिज्म एंडरगोनिक, एन एनाबॉलिज्म एंडरगोनिक। इसी तरह आप इसको ट्रिक के तौर पे आप इसको रिमेंबर करें। ओके, इसके बाद हमारे पास है एनर्जी डिविएशन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारे पास एनर्जी बनते हैं या एनर्जी डिराइव होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है इसी को हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, एनर्जी डिराइवेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से? लिपिड्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। इन सब से हमने एनर्जी को डिराइव करना है, एनर्जी को हमने लेना है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। Cell derives energy from organic compounds by oxidation through chemical reactions and metabolic pathways. सेल जो है एनर्जी लेता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ओके, हमारे ब्लड में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, तो इसी से हमारे सेल्स जो है वो एनर्जी ड्राइव करता है, एनर्जी ले रहा है। किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, और कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस एंड मेटाबॉलिक पाथवेज की वजह से जो है हम ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है इससे एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं या ड्राइव करते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है। तो अगर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, और इसकी केमिकल रिएक्शन हम मतलब स्टेप बाय स्टेप करें मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू, तो इससे हम एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं। ओके, मेटाबॉलिक पाथवे ए सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम जो है इन्वॉल्व होते हैं, और इसी एंजाइम के थ्रू जो है हम प्रोडक्ट तक जो है जाते हैं। ए सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये हमारे पास एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के एक सीरीज होता है टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जो हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो है दे रहा है। जैसा कि ग्लाइकोलिसिस को हम देखें तो ग्लाइकोलिस हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है ना। इसके बाद जो अगर हम क्रेब्स साइकिल देखें तो कल अल्फा कीटोग्लूटरेट और फ्यूमरेट और इसी तरह के जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम जो है इन्वॉल्व है, तो इसी के थ्रू साइस्टेमिक जो है सीरीज है, तो हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट तक जाते हैं। ओके, मेटाबोलाइट्स, व्हाट इज मेटाबोलाइट्स? अगर सिंपल डिफिनेशन हम करें तो स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे लिविंग सेल्स में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, स्टेप वाइज रिएक्शन होते हैं, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं। ओके, तो इसके लास्ट में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है, ओके, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास मेटाबोलाइट्स कहलाता है। ओके, यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा है, ए सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, ओके, या एनिमल्स बॉडी में, तो इस रिएक्शंस का जो मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या सबस्ट्रेट है, तो इसी को हम मेटाबोलाइट कहलाते हैं। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अब ये हमारे पास मेटाबॉलिक टर्मिनोलॉजीज है, जो ग्लाइकोजीनेसिस है या ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ओके, तो या ग्लाइकोलिसिस है, तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ग्लाइकोजीनेसिस। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? ग्लाइकोजन। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें, और ये हमारे पास क्या है? एक ट्रिक है, ग्लाइकोजन क्या होता है? जब हम मुख्तलिफ किस्म के ग्लूकोज को ऐड करें, इसका एनाबॉलिज्म करें, तो इससे ग्लूकोजन बनता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, जो बीटा सेल पैंक्रियाज से रिलीज होता है। ओके, तो ग्लाइकोजीन और इसिस क्या होता है? इसिस सिंथेसिस कहलाता है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसिस मीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मीन ग्लाइकोजन। तो इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन के सिंथेसिस होता है ग्लाइकोजेनेसिस में। ओके, तो क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट ग्लूकोज है, इससे ग्लूकोजन बनना, इससे ग्लूकोजन के सिंथेसिस होना, ये हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस है। फॉर एग्जांपल, हमने जो है राइस काली या हमने रोटी काली, ब्रेड, ओके,
इसमें ग्लूकोज है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज गए तो हमारे पेंक्रियाज बीटा सेल से जो है इंसुलिन रिलीज हुआ, तो वो इंसुलिन आया हमारे ग्लूकोज पे एक्ट किया और हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लाइकोजन में। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की तैयारी, सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से, इस कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन मीन ग्लाइकोजन, इस मीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस होता है इसमें किस चीज से, ग्लूकोज से। ओके, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, किस चीज से, ग्लूकोज से। ओके, इट अकर्स इन द साइटोसोल ऑफ लिवर एंड मसल सेल्स। ये वाला प्रोसेस, ये वाला रिएक्शन कहां पे होता है, ये साइटोसोल पे होता है, लेकिन किस साइटोसोल में, लिवर और मसल सेल साइटोसोल में। अब ये आप लोग जानिए कि व्हाट इज साइटोसोल। साइटोसोल हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, जो एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फासला है, तो इसको साइटोसोल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ह्यूमन सेल है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये जो हमारे पास स्पेस है इतना, तो ये स्पेस क्या होता है, ये साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है। ओके, तो लिवर और मसल सेल्स के जो साइटोसोल है, तो इसी में ये ग्लाइकोजन जो है वो एड अप होता है। ओके, वो सरप्लस होता है। ओके, तो लिवर और मसल सेल्स में अक्सर ये जो बंदा डॉक्टर के लिए मुआयने के लिए जाता है ना अपॉइंटमेंट पे, तो डॉक्टर से क्या कहते हैं कि आपके लिवर पे जो है फैट्स है, तो ये क्यों है, ये ग्लूकोज इस पे मतलब ऐड होता है, ऐड होता है, ऐड होता है, तो आखिरकार वो जो है क्या होता है, इन्हीं चीज़ों में जो है कन्वर्ट होता है, फैट्स में, प्रोटीन में। ये आगे हम इसको प्रोटीन और फैट्स चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके बाद है हमारे पास द सरप्लस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ये जितनी भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, ओके, मिकदार से ज्यादा, तो वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में थ्रू इंसुलिन हार्मोन। ओके, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसेकेराइड। अब ग्लाइकोजन है क्या चीज, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मुख्तलिफ किस्म के ग्लूकोज से जो है ये बना हुआ है। पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर 1 यूनिट, पॉलीमर मेनी यूनिट, ज्यादा यूनिट्स। तो ज्यादा यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज के, मुख्तलिफ किस्म के ग्लूकोज जो है आपस में मिल के इससे एक ग्लाइकोजन बनता है। तो ग्लाइकोजन हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, इसी को हम इंशाल्लाह प्रॉपर जो है डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में। ओके, which is the only stored form of carbohydrate in our body। और ये हमारे पास only stored form है कार्बोहाइड्रेट की जो हमारे बॉडी में होता है। अगर आपसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि हमारे बॉडी में वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोर्ड फॉर्म में होता है, तो वो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड। द बॉडी कैन स्टोर अबाउट 50-100 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन, 375 ग्राम इन स्केलेटल मसल एंड 1 to 5 ग्राम इन लेवर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में कितनी मिकदार के जो है ग्लाइकोजन स्टोर होता है, 500 ग्राम की। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। लेकिन फिर ये भी याद रखिए 375 ग्राम जो है स्केलेटल मसल में जो है जमा होते हैं, ऐड होते हैं, स्टोर होते हैं, जो हमारे मसल होते हैं बॉडी में। ओके, जो ग्लोटियल है या डेल्टॉइड है इसी में। ओके, और 1 to 5 125 ग्राम लिवर में जो है स्टोर होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। तो ज्यादा स्केलेटल मसल में जो है स्टोर होते हैं और कम जो है लिवर में जो है स्टोर होते हैं। ओके, इसके बाद है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसी में बंदा जो है कंफ्यूज होता है कि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है। तो वो तो हमने डिस्कस किया कि ग्लाइकोजन मीन ग्लाइकोजन, इस इज मीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज। ओके, ये क्या है, ये ग्लाइकोजन है। ओके, ग्लाइकोजन मीन ग्लाइकोजन, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, किसी चीज को स्प्लिट करना, किसी चीज को ब्रेक करना, किसी चीज को तोड़ना इसके पार्ट्स में। तो इसमें क्या होता है, बहुत इजी है। इसमें ग्लाइकोजन जो है ब्रेकडाउन होता है। इसमें ग्लाइकोजन हम क्या करते हैं, हथौड़े से इसको जो है हम ब्रेकअप करता है, इसको हम स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के ग्लूकोज हम ऐड करते थे, ग्लाइकोजन बना देते इंसुलिन के मौजूदगी में। अब इसमें हम
क्या करें, ग्लूकोजन को हम तोड़ते हैं ग्लूकोज सब यूनिट्स में। ओके, किस हार्मोन के थ्रू, ग्लूकागान हार्मोन के थ्रू, जो अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाटिक इसलेट ऑफ लैंग्रीन से जो है रिलीज होता है। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को स्प्लिट करना है ग्लूकोज में सब यूनिट्स में, इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, बहुत इजी है। एट द टाइम ऑफ नीड, जब हमें जरूरत होता है एनर्जी की, ओके, और हम खाना नहीं लेते, तो फिर क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन हेपेटोसाइट्स इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। हमारे मसल सेल में या हमारे जो हेपेटोसाइट्स हैं, हेपेटोसाइट्स क्या होता है, हमारे जो लिवर के सेल्स होते हैं, इसी को हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ओके, आप लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मतलब इसको पढ़ चुके होंगे। ओके, तो ये क्या होता है, ये फिर से ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, तो इससे हम एनर्जी और ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट होता है। ओके, और फिर इससे हमारा बॉडी जो है मूवमेंट करता है। ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लीव हेपेटोसाइट्स वीआई ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है बाहर जाते हैं, ओके, हेपेटोसाइट सेल से, किस चीज के थ्रू, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो ग्लूटी होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लगते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो हमारे हेपेटोसाइट सेल होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लगी हुई है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है ब्लड में जाते हैं। ओके, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। इसके बाद है ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ट्रिक जो है शेयर करता हूं। ग्लूको मीन ग्लूकोज, न्यू मीन न्यू सब्सटेंस एंड जेनेसिस मीन सिंथेसिस। अब इसका क्या मतलब है, इसमें ग्लूकोज बनते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन किसी और चीज से, जरूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस है, हमारे बॉडी में जरूरत के वक्त जो है ग्लूकोज बनते हैं। ओके, प्रोटीन से, फैट से, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से नहीं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस है। ग्लूको मीन ग्लूकोज, न्यू मीन न्यू सब्सटेंस फ्रॉम न्यू सब्सटेंस एंड जेनेसिस मीन सिंथेसिस। तो न्यू सिंथेसिस, न्यू मॉलिक्यूल से या नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से जो है ग्लूकोज बनाना, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इससे पहले तो ग्लूकागॉन से ग्लाइकोजन से बनता था, तो ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट है। ओके, लेकिन अब प्रोटीन या फैट से जो है बनेगा ग्लूकोज, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, न्यू सब्सटेंस है, ये न्यू आप लोग याद रखिए कि ग्लूकोज ने न्यू सब्सटेंस से बनना है। ओके, दिस सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोज की सिंथेसिस होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, तो ये हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस होता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस क्या होता है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, फैट्स है, ओके, न्यूक्लिक एसिड है, तो इसी से जो हमारे पास ग्लूकोज जो है सिंथेसिस होता है, तो ये हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस होता है। ओके, सबस्ट्रेट प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोन्यूजेनेसिस आर, ग्लूकोन्यूजेनेसिस के जो प्रिकर्सर होता है या सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, सब प्रिकर्सर क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रिकर्सर हमारे पास जो इनएक्टिव फॉर्म होता है एक चीज के, फॉर एग्जांपल पेप्सिन हमारे स्टमक में होता है जो डाइजेशन करता है, लेकिन पेप्सिन के जो प्रिकर्सर है वो क्या होता है, ये हमारे पास पेप्सिनोजेन होता है। तो पेप्सिनोजेन हमारे पास एक इनएक्टिव फॉर्म है, जब वो HCl की मौजूदगी में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो फिर ये एक्टिव होता है। तो ओके, तो इसी तरह हमारे पास जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस के प्रिकर्सर होता है तो वो क्या होता है, लैक्टेट होता है। ओके, आगे डिस्कस करेंगे हम क्रेब्स साइकिल में और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। पायरुवेट है, ओके, अल्फा कीटा ग्लूटरेट है जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में होता है, एंड प्रोडक्ट है। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है या प्रोपियोनेट या ग्लाइसिरोल है। ओके, तो ये सब जो है प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोन्यूजेनेसिस है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। ओके, लिवर इज द मेन ऑर्गन टू कैरी आउट 90% ग्लूकोन्यूजेनेसिस व्हाइल 10% बाय किडनी। लिवर हमारे पास मेन ऑर्गन है ग्लूकोन्यूजेनेसिस के लिए। ओके, 90% लिवर जो है ग्लूकोन्यूजेनेसिस करता है और 10% किडनी करता है। ओके, ग्लूकोन्यूजेनेसिस स्टार्ट आफ्टर 10 to 18 आवर्स आफ्टर फास्टिंग। जब आप रोजा रखते हैं ना, फास्टिंग करता है, ओके, 18 आवर्स तक, 10 to 18 आवर्स, तो फिर हमारे बॉडी को तो खुराक नहीं मिलता ना,
एनर्जी नहीं होता तो फिर हमारे बॉडी में ग्लूकोन्यूजेनेसिस होता है। ओके, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड प्रोटीन है, लिपिड्स है, वो फिर कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। किस चीज में, किस चीज के थ्रू? ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू 10 to 18 आवर्स फास्टिंग में। ओके, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज एटीपी में, और एटीपी हमारे सेल को जो है जिंदा रखता है। ओके, तो ये 10 to 18 आवर जो है फास्टिंग, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि ग्लूकोनेजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, 10 to 18 आवर्स तक। ओके, इट मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इन फास्टिंग। जब फास्टिंग होता है, रोजा होता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये ग्लूकोनेजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है मेंटेन होता है। ओके, इट क्लियर्स मेटाबॉलिक सब्सटेंस फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू लाइक लैक्टेट फ्रॉम आरबीसीज एंड ग्लाइसरोल फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। ये ग्लूकोनेजेनेसिस जो प्रोसेस होता है ना, ये हमारे बॉडी में जो जितनी भी सेल्स है, आरबीसी है या एडिपोज टिश्यू है, तो इसमें जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस है लाइक लैक्टेट है, ग्लाइसरोल है, तो इसी को भी जो है क्या करता है, इसी को भी क्लियर करता है, साफ करता है, सुथरा करता है, क्लीन करता है। हमारा जो एडिपोज टिश्यू है या आरबीसी है, इसमें जो अंदर जो ग्लाइसरोल है, लैक्टेट है, तो इसी को जो है साफ करता है, ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ओके, इसके बाद होता है ट्रांसअमाइनेशन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसअमाइनेशन? सिंपल टर्मिनोलॉजी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है पेपर में। refers to the transfer of an amino group from one molecule to another, especially from an amino acid to a keto acid। इसका क्या मतलब है? ट्रांसअमाइनेशन का मतलब ये है कि वन मॉलिक्यूल से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होता है दूसरे ग्रुप में। ओके, वन अमाइनो एसिड से ट्रांसफर होता है दूसरे कीटो एसिड तक। तो ये क्या होता है? अमाइनो ग्रुप हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है NH2। NH2 हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है, तो वन मॉलिक्यूल से ये जाता है दूसरे पे, ट्रांसफर होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांसअमाइनेशन। काफी इजी है और इसका एग्जांपल हम नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत लंबे एग्जांपल्स हैं। एलेनिन जो है पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट होता है और इसी की NH2 जो है एक दूसरे से जो है शिफ्ट और रिशफल होता है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, फिर आप लोग जो है कंफ्यूज हो गए। तो इसी वजह से ट्रांसअमाइनेशन की जो डेफिनेशन है वो जस्ट आप लोग याद रखें, पेपर में इसी तरह जो है एमसीक्यूज आते हैं। डीअमाइनेशन, व्हाट इज डीअमाइनेशन? Deamination refers to the mole of an amino group from an amino acid or other compounds। हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स है या अदर कंपाउंड्स है, ओके, तो इससे जब हम अमाइनो ग्रुप को रिमूव करता है, इसको खत्म करता है, तो इसी को डीअमाइनेशन कहता है। डीअमाइनेशन तो एक है ट्रांसअमाइनेशन, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर टू अनदर मॉलिक्यूल, ये ट्रांसअमाइनेशन है। डीअमाइनेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप्स है, अमाइनो एसिड्स है या अदर कंपाउंड से। ओके, इसके जो एग्जांपल है हमारे पास, तो वो क्या है? अगर हम एलेनिन की बात करें तो इसमें क्या होता है? ये हमारे पास R होता है और इसी तक NH2 होता है। ओके, और इसी जगह पे हाइड्रोजन होता है। तो किस चीज की मौजूदगी में? 1 और 2 ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है? इसी से ये वाला NH2 जो है ये रिमूव होता है। ओके, ये प्लस में जाता है और ये जो हमारे पास COOH होता है ना, COOH है ये अपनी जगह पे, और ये जो C और O है, तो C और O के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है। तो इस एलेनिन से जो है पायरुविक एसिड बनता है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? एक डीअमाइनेशन रिएक्शन होता है। ओके, इसके बाद है कीटोसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे एच में और जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं इसी में काफी डिटेल के साथ आप लोग डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी 2 में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, कीटोसिस, व्हाट इज मीन बाय कीटोसिस? अगर सिंपल वर्ड में हम इसको डिफाइन करें, a metabolic state characterized by elevated level of ketone bodies in the blood or urine। हमारी ब्लड में या हमारी यूरिन में कीटोन बॉडीज की जब एलिवेशन होता है, हमारे बॉडी में जब कीटोन बॉडीज इंक्रीज होते हैं ब्लड में या यूरिन में, तो ये क्या होता है? ये हमारे पास कीटोसिस कहलाता है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि व्हाट इज कीटोन बॉडीज? कीटोन बॉडीज हमारे पास वो सब्सटेंस है, वो बॉडीज है जिसमें क्या होता है? COOH बॉन्ड होता है। ओके, तो वो हमारे पास क्या होता है? ये कीटोन बॉडीज हमारे पास एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, जो एसिटिक एसिड है, या बीटा हाइड्रोक्सो ब्यूटायरिक एसिड है जो लार्ज मॉलिक्यूल है। ओके,
ये आप लोगों ने आयोपेक और हमारे जो सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसी में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन और एल्डिहाइड चैप्टर में डिस्कस की होगी। ओके, लेकिन फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड में डिफिनेशन लिखा है, ए मेटाबॉलिक स्टेट कंस्ट्रक्टेड बाय रेज्ड लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज एंड दी बॉडी टिश्यूज। हमारे जो बॉडी टिश्यूज हैं तो इसी में कीटोन बॉडीज की जो है लेवल रेस होता है, ज्यादा होता है, तो इसको क्या कहलाता है, कीटोसिस होता है, कहलाता है। ओके, और 3 कीटोन बॉडीज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, एक एसीटोन है जो एसिटिक एसिड है, एसिड एसिटिक एसिड है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है, ओके, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो ये हमारे पास कीटोसिस है। अब हम देखते हैं कि कीटोसिस से क्या बनता है हमारे बॉडी में। अगर इसका लेवल हमारे बॉडी में ज्यादा हो तो इससे क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में। इसके मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स हैं। बैड ब्रीथ, हमारे मुंह से जो है बैड ब्रीथ निकलता है, ये एक सिम्टम है। डाइजेस्टिव चेंजेस आते हैं, हमारे डाइजेशन सही से नहीं होता, इनडाइजेशन होता है। ओके, नंबर 3 हमारे पास है डिहाइड्रेशन। हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा जो है स्वेट निकलता है, यूरिन ज्यादा होता है, मुख्तलिफ किस्म की डिहाइड्रेशन। हमारे बॉडी की जो स्किन है बहुत ड्राई होता है, डिहाइड्रेशन होता है। और इसमें क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होता है, इसमें जुकाम जैसे अलामात होते हैं, कूल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। रिड्यूस एपेटाइट, और बंदे के जो मतलब भूख है वो बहुत ज्यादा होता है, बंदा जल्दी जल्दी जो है क्या होता है उसे भूख लगता है, तो इसी से बॉडी वेट्स भी थोड़ा सा गेन होता है, ज्यादा होता है। चेंज इन एक्सेसिव परफॉर्मेंस, और बंदा पहले जब ज्यादा काम करता था तो आज वो सही से काम नहीं कर सकता है, इसके एक्सेसिव परफॉर्मेंस में चेंजेस आया हुआ है। तो ये सिम्टम्स है कीटोसिस के। ओके, अगर ये वाला सिम्टम्स हमें है तो हम कह सकते हैं हमें कीटोसिस, हमने जल्द से जल्द जो है इसके लिए टेस्ट परफॉर्म करना है। ओके, इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो ये ऑलरेडी अगर आप थोड़े से रिवाइज करें तो आप लोग की फिजिक्स जो फर्स्ट ईयर की क्लासिकल फिजिक्स है और फिर हमारे जो कन्वेंशन फिजिक्स है सेकंड ईयर में, ओके, तो इसी में ये एनर्जी और जोल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। एनर्जी इज मेजर्ड इन जोल, एनर्जी की जो यूनिट है हम मेजर करते हैं तो ये जोल में हम इसको मेजर करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब हम कहते हैं कि इसके जो मतलब एज है तो वो कितने हैं, तो हम इसको ईयर मंथ्स में काउंट करते हैं, या कोई कहते हैं कि इसके जो वेट है वो ज्यादा है तो इसको हम किलोग्राम में काउंट करते हैं। अगर कोई कहते हैं कि इसके जो मतलब लाइट की जो पावर है वो ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं कि इसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है। या अगर हम कहते हैं कि इसके जो हाइट है वो ज्यादा है तो हम कहते हैं कि इंचेस है या फुट है या ये मतलब सेंटीमीटर है। तो हर चीज के एक अपनी यूनिट्स है, जो एसआई यूनिट्स है। तो एनर्जी के जोल है, अगर हम एनर्जी की बात करें कि 23 एनर्जी है तो इसका मतलब 23 जोल एनर्जी होता है। ठीक है, इंटरनेशनली जोल है बट इट्स स्टिल मेजर्ड इन कैलोरीज। लेकिन आजकल भी जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हम कैलोरीज में इसको जो है इसको मेजर करते हैं। ओके, इंटरनेशनली ये जोल में हम काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, लेकिन हम बायोलॉजी में जो हमारे जो ह्यूमन साइंसेस होते हैं इसी में हम कैलोरीज में जो है मेजर करते हैं। ओके, तो अगर आप देखें हमारे पास अगर 1 किलो जोल है तो 1 किलो जोल सॉरी तो अगर 1 किलो कैलोरीज है तो इसका मतलब ये है 4.184 किलो जोल है। ओके, तो 1 किलो कैलोरीज जो है 4.184 किलो जोल्स के इक्वल है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, बार बार आ चुका है, अगर आप लोग ईटा देखें या नम्स देखें, एमडी कैट देखें तो ये एमसीक्यूज आ चुका है। लेकिन हमारे जो अब 2023 के पेपर है बायोकेमिस्ट्री की, इसी में भी ये वाला एमसीक्यूज आ चुका है। ओके, तो अगर हम देखें ये क्या का क्या मतलब है, किलो है तो किलो तो 1000 के इक्वल होता है। ओके, तो अगर किलो को हम निकाले तो 1 कैलोरी किस चीज के बराबर है, 4.184 जूल्स के इक्वल है। तो ये एमसीक्यूज आता है कि 1 कैलोरी किस चीज के इक्वल है, 4.184 जूल की। ओके, 1 इंच किस चीज के इक्वल है, 2.54 सेंटीमीटर के। 1 फुट 12 इंचेस की इक्वल है और 12 इंचेस 30.48 सेंटीमीटर की इक्वल होते हैं। ओके,
इसके बाद है द एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस आर टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर TEE। इसका क्या मतलब है? टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर मीन द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ कैलोरीज नीडेड पर डे। एक दिन में हमारे बॉडी कितने कैलोरीज यूज करते हैं एनर्जी के, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर मीन यूज, हमारे बॉडी डेज में वन डे में कितनी एनर्जी एक्सपेंडिचर करता है, यूज करता है। इस कंपोज्ड ऑफ 3 प्राइमरी फैक्टर्स। इसकी 3 प्राइमरी फैक्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास बेसल मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मीन बाय बेसल मेटाबॉलिज्म? बेसल मेटाबॉलिज्म। नंबर सेकंड है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड्स। नंबर थर्ड फिजिकल एक्टिविटीज। तो इन 3 चीजों में हमारे बॉडी की एनर्जी जो है यूज होते हैं। सबसे पहले हम बेसल मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिज्म? The least amount of energy required for internal organs to function while the body is at rest। जब हमारे बॉडी रेस्ट पे होता है, हम स्लीप पे है, हम सोई हुई है, तो हमारे बॉडी जितनी भी एनर्जी यूज करता है, हमारे बॉडी को जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स की यूसेज के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होता है, कम से कम, तो ये हमारे पास बेसल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ओके, हमारे पास जितनी भी जो सेल प्रोडक्शन है या सर्कुलेशन है, ब्रीथिंग है, तो ये सब क्या है? मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म है। ओके, और द लीस्ट बेसल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। जितनी भी हमारे लिविंग्स के लिए एनर्जी ज़रूरी है, रिक्वायर है, इसके मतलब जब एक्टिविटीज़ नहीं करते तो ये बेसल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ओके, इसका मतलब ये है कि जब हम रेस्ट में होते हैं और हमारे बॉडी जो एनर्जी रिक्वायर होता है, एनर्जी मतलब यूज़ करता है, तो इसी को बेसल मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, it is the least amount of energy required for a given length of time per unit of body surface area or body weight। इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास वो मिनिमम एनर्जी है ऑर्गेनिज्म की नीड्स के लिए, ओके, जिससे हमारे बेसिक बॉडी फंक्शन जो है रेस्ट की पोजीशन में जो है काम करता है। तो इसमें ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, सेल प्रोडक्शन है। ओके, लेकिन ये इन्वॉल्व होता है लेंथ की। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी की लेंथ ज्यादा है तो हमारे बॉडी के जो BMR है वो ज्यादा होगा। ओके, अगर बॉडी लेंथ या बॉडी वेट कम है, सरफेस एरिया कम है, तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा। ये डिपेंड करता है हाइट और लेंथ और वेट पे। ओके, इसके बाद है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। व्हाट इज मीन बाय थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड? दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड सोनली फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम जब खाते हैं और हमारा डाइजेशन के लिए जितना एनर्जी यूज होता है हमारा डाइजेशन पे, सिर्फ हमारे डाइजेशन पे, और फिर डाइजेशन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में या लिवर में। तो इसके लिए जो एनर्जी यूज होता है इसी को थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड्स कहा जाता है। ओके, आपको पता है जब हम खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, राइस खाते हैं, ओके, राइस खाते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा जो डाइजेशन होता है स्टमक में, ओके, और फिर इसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होता है। तो इन दो प्रोसेस के लिए जितनी एनर्जी यूज होता है वो थर्मोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। ओके, इट अकाउंट्स फॉर ओनली 6 to 10% ऑफ द बॉडी टोटल एनर्जी। ये सिर्फ 6 to 10% ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी है। ओके, जो इन चीजों के लिए यूज, अगर 100% एनर्जी यूज होता है हमारे बॉडी में और रिएक्शन के लिए, तो 6 to 10% ओनली जो है थर्मोजेनिक इफेक्ट पे यूज होता है। दिस एनर्जी इज सेट अपार्ट फ्रॉम बेसल मेटाबॉलिज्म। अपार्ट क्या मतलब है? जुदा। इसका मतलब ये है ये एनर्जी जो है ये बेसल मेटाबॉलिज्म से बिल्कुल जो है जुदा होता है, अलग होता है। ओके, फिजिकल एक्टिविटीज, इट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी और पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारा बॉडी जो जितने भी मूवमेंट्स करता है तो इस पे जो एनर्जी लगता है तो वो हम फिजिकल एक्टिविटीज में जो है शुमार करता है। ओके, बेसल नीड्स। द फॉलोइंग फार्मूला गिव ए रफ एस्टिमेट ऑफ बेसल नीड्स। हमारे बॉडी के लिए पर डे या जो है मतलब पर हावर्स या पर मिनट्स कितनी एनर्जी की नीड्स होता है, तो ये हम जो है देखते हैं। ओके, कि कितने होते हैं। तो वुमेन के लिए कितना होता है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वुमेन के लिए आपने किलो कैलोरीज कैसे फाइंड करना है? टेक योर प्रेजेंट वेट एंड पाउंड्स एंड ऐड ए 0 to 8। आपने जो है पाउंड्स में फीमेल ने क्या करना है, वुमेन ने अपना वेट पाउंड में जो है फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, और फिर इसके साथ जो है 0 प्लस करना है। अगर फॉर एग्जांपल एक वुमेन है, इसके वेट जो है हमारे पास कितना है, इसके वेट हमारे पास 150 पाउंड है, तो इसलिए क्या करना है, एक 0 150 के साथ जो है इसने ऐड करना है। ओके, ये क्या लिखा है? टेक यूर प्रेजेंट वेट इन पाउंड एंड ऐड ए 0 to 8। आपने क्या करना है,
आपने वेट को फाइंड करना है। अगर फॉर एग्जांपल 150 है तो आपने इसके साथ एक जीरो को ऐड करना है। 150 है, ओके, तो इसके साथ आपने जीरो को ऐड करना है। तो अगर जीरो को ऐड करें तो इसका क्या मतलब है, 1500 1500 इससे बन जाएगा, ओके। या आपने इस 150 को इसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मल्टीप्लाई करें आप, इसका मतलब है जीरो आपने ऐड किया, ओके। टू दैट न्यू नंबर एट यूर प्रेजेंट विद वेट इन फोन्स, और फिर आपका जो प्रेजेंट वेट है 150 है पहले वाला, तो फिर आपने इसके साथ जो है ऐड करना है। पहले आपका वेट किया था ये वाला जो पॉइंट है, ओके, आपने 150 लिया, फिर आपने इसके साथ जीरो ऐड किया तो इससे 1500 बन गया। फिर इससे किया टू दैट न्यू नंबर एड योर प्रेजेंट वेट इन फोन, फिर आपने इसके साथ अपना प्रेजेंट वेट जो है फिर से ऐड करना है। इसी तरह 150 आपके प्रेजेंट वेट थे ना, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा 2160, ओके। इससे बन जाएगा, सॉरी, इससे बन जाएगा 1650, ओके। इससे 1650 बन जाएगा, 1650। तो ये हमारे पास वुमेन के लिए है, और मेल के लिए कितना है, टेक यूर प्रेजेंट वेट इन फोन एंड एड ए जीरो टू इट। आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि वेट लेना है मेन ने, वो मैन ने, मेल ने, और जीरो इसके साथ ऐड करना है जिस तरह ऊपर हमने किया, और फिर अपना जो ओरिजिनल वेट है वो आपने इसके साथ जो है प्लस का। फॉर एग्जांपल एक मेल है, इसका वेट 180 है, ओके, इसलिए क्या करना है, इसके साथ जीरो ऐड करना है तो 1800 है, और इसके साथ अपना 180 वेट जो है प्लस करना है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा 2160, ओके। तो ये इनकी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है BMR इक्वेशन। डिफरेंट इक्वेशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट BMR बट टू इक्वेशन आर कॉमनली यूज्ड। बहुत सारे इक्वेशन जो है यूज होते हैं BMR के लिए, ओके, लेकिन टू इक्वेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। हेरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन, ये OSP में आप लोगों से पूछा जा सकता है, स्किल्स में आप लोगों के साथ जो टीचर जो है वो परफॉर्म करता है। मेफिलीन इक्वेशंस और एक है मेफिलीन इक्वेशन, ये दोनों MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं बीमार के लिए। हेरिस-बेनेडिक्ट बीमार इक्वेशन फॉर मेल, मेल के लिए कितना है, तो बीमार इज इक्वल टू मेल के लिए 88.4, ये कैलकुलेटेड फार्मूला है, प्लस 13.4 मल्टीप्लाई बाय वेट इन किलोग्राम। आपने वेट किलोग्राम में जो है फाइंड करना है, और फिर आपने यहाँ पे ऐड करना है, प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो आपके जो हाइट है सेंटीमीटर में आपने 4.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 5.68 मल्टीप्लाई बाय एज इन एयर। आपने एज इन एयर जो है, एयर में आपने एज लेना है, अगर 21 है 31 है तो फिर आपने 5.68 के साथ जो है ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर इन तीनों को जो है आपने आपस में जो है ऐड करनी है, ओके, और इनसे आपने माइनस करना है, तो इससे जो बनेगा वो आपका BMR बनेगा, ओके। फीमेल के लिए कितना है BMR, 44.7.6, ओके, प्लस 9.25 मल्टीप्लाई वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम लिया है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ प्लस करना है, 3.10 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स में हाइट लेना है, ओके, और फिर क्या करना है, इसी को जो है 3.10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी के साथ ऐड करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 4.33 मल्टीप्लाई बाय एज, आपने एज एयर में जो है 4.33 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन सब से माइनस करना है, तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका BMR होगा अगर आप फीमेल हो। टोटल डेली कैलोरीज इनटेक, ये हमारे पास क्या है, ये मेफलिन एस्टीजूर इक्वेशन है जो 1990 में इसने प्रेजेंट किया था, ओके। रिक्वायर्ड कैलोरीज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, BMR मल्टीप्लाई बाय आपके जो डेली एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी लेवल है, वो आपने BMR के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस एस्टिमेटेड कैलोरी, आपके जो एस्टिमेटेड कैलोरी है, अंदाजा है, तो वो आपने जो है डेली बेस पे आप जो एस्टिमेटेड कैलोरीज यूज करते हैं, आपको अंदाजा होगा ना, या हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो इन सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको रिक्वायर्ड कैलोरी फाइंड होगी, ओके। ये आप देखें मिन के लिए क्या होता है, BMR 10 के साथ वेट आपने किलोग्राम में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मिफलिन एस्टीजूर इक्वेशन के बेस पे, ओके। इससे पहले जो इक्वेशन था वो अलग था, इसके लिए फार्मूले अलग थे, और ये रिजल्ट सेम होगा लेकिन फार्मूले अलग है, ओके। 6.25 हाइट इन सेंटीमीटर, 5 मल्टीप्लाई बाय एज इन एयर,
तो ये वाला जो है आपने कैलकुलेट करना है। ओके, इसका जो आंसर है मेन के लिए वो BMR होगा। वुमेन के लिए क्या होता है 10, ये वाला जो है फार्मूला आप लोगों ने फाइंड करना है। ओके, डेटा आपने पुट करना है। एक्टिविटी लेवल क्या होता है 1.2 है या 1.3 है, 1.5, 1.7 है, 1.9 है। एस्टिमेटेड कैलोरीज प्लस माइनस 500। ओके, 1 डे में आपने 500 जो है कैलोरी यूज करनी है, 1000 यूज करनी है, तो ये एस्टिमेटेड कैलोरीज है, आपने खुद से लेना है। या यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी लेवल एंड डेली एनर्जी इनटेक। हमारा जो एक्टिविटी लेवल है या हमारा जो डेली एनर्जी इनटेक है, जितनी भी हम डेली बेसिस पे एनर्जी इनटेक करता है, यूज करता है, हमारा बॉडी जो यूज करता है, यूसेज करता है एनर्जी की, जैसा मोबाइल जो है बैटरी यूज करता है, ओके, या MB यूज करता है, इसी तरह हमारे बॉडी भी जो है एनर्जी यूज करता है, या हमारा जो एक्टिविटी लेवल है, हम जितना काम करता है। दिस टेबल सजेस्ट एन इंडिविजुअल डेली रिकमेंडेड कैलोरीज इनटेक टू मेंटेन करंट वेट। ओके, तो ये एक्टिविटी लेवल कितना होता है, अगर एक बंदा है वो लिटिल टू नो एक्सरसाइज करता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करता है, 1-2 मिनट करता है या बिल्कुल नहीं करता है, तो इसका जो डेली कैलोरी नीड है वो 1.2 है, तो आपने बीमार के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। ओके, या लाइट एक्सरसाइज, अगर एक बंदा 1-3 डेज पर वीक, ओके, वीक में 1 to 3 डेज जो है एक्सरसाइज करता है, तो इसका मतलब है 1.375 इसका डेली कैलोरीज नीडेड होता है। ओके, तो आपने इसको BMR के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, मॉडरेट एक्सरसाइज मीन 3 to 5 डेज पर वीक, अगर एक बंदा हफ्ते में 7 डेज में 3 to 5 डेज जो है एक्सरसाइज करता है, तो इसका मतलब क्या है 1.5 कैलोरी नीडेड होता है इसको, तो आपने BMR के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, हैवी एक्सरसाइज मीन 6 to 7 डे पर वीक, वीक में आपने पूरी वीक जो है एक्सरसाइज करना है, तो ये हैवी एक्सरसाइज होता है, पर डे आपने एक्सरसाइज करना है, तो ये क्या होता है 1.725 इसके लिए कैलोरी नीडेड होता है, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। वेरी हैवी एक्सरसाइज ट्वाइस पर डे, एक्स्ट्रा हैवी आउट वर्क, अगर आप दिन में 2 टाइम एक्सरसाइज करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो ये हमारे पास हैवी एक्सरसाइज होता है। ओके, और ये इसका जो वैल्यू है वो है, इसके लिए जो एनर्जी यूज होता है वो 1.9 है, आपने बीमार के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, आप देखिए यहाँ पे 1.2 का क्या मतलब है, 1.2 का लिटिल एक्सरसाइज या नो एक्सरसाइज, 1.3 का जो मॉडरेट एक्सरसाइज, 1.5 का जो वीक में 2 to 5, 1.7 जो पूरे वीक जो है एक्सरसाइज करता है पर डे, और 1.9 जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है पर डे 2 टाइम करता है। ओके, इसके बाद है टोटल डेली कैलोरीज इनटेक। ओके, अब हम एस्टिमेटेड कैलोरीज कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एस्टिमेटेड कैलोरी 500 है और एडेड टू दी प्रोडक्ट ऑफ BMR एंड एक्टिविटी लेवल। अगर एक बंदा का जो BMR लेवल है या उसका एक्टिविटी लेवल है, तो इसके साथ आपने क्या करना है, एस्टिमेटेड 500 जो है ऐड करना है। ओके, इफ ए पर्सन वेट want to gain weight are subtracted in case of losing weight or neither added nor subtracted if the current weight is desired to be kept. Okay, इसके बाद है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग बीमार, वो कौन से फैक्टर्स है जो बीमार को जो है अफेक्ट करता है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है बॉडी कंपोजिशन एंड जेंडर। अगर हमारे पास मेल है तो मेल का बीमार अलग है, इस तरह जो है हमने फार्मूले अलग डिस्कस की ना, मेल के अलग फीमेल के अलग। मसल टिश्यू नीड मोर एनर्जी देन फैट्स, हमारी बॉडी में मसल ज्यादा है मेल हजरात की बॉडी में, तो इसके लिए एनर्जी भी ज्यादा यूज होगी। ओके, और अगर फीमेल की बॉडी देखें तो इसमें फैट ज्यादा है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा यूज नहीं होते। सो बीमार इज हाइयर इन मेन देन वुमेन, तो बीमार मेन में ज्यादा है, वुमेन में कम है। तो अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछा जाए, एग्जाम में आ जाए एमसीक्यूज कि बीमार किसके ज्यादा है, मेल की या फीमेल के, तो आपने क्या करना है, मेल के ज्यादा है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि बीमार ऑफ मेल इज हाई ड्यू टू, तो ड्यू टू मसल टिश्यू। ओके, या अगर आपसे पूछा जाए कि बीमार ऑफ फीमेल इज लोअर ड्यू टू, तो ड्यू टू फैट्स। ओके, एक्सेसिव फैट्स इन ह्यूमन बॉडी एंड फीमेल बॉडीज। ओके, एज भी मैटर करता है, बीमार इंक्रीज ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ, अगर एज ज्यादा है तो रैपिड ग्रोथ होता है, तो मतलब बीमार भी ज्यादा हो। ओके, इमोशनल स्टेट इंक्रीज मसल टेंशन, जितना मसल टेंशन ज्यादा होता है, ओके, इतना बीमार ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा यूज होती है ना, तो जितना एनर्जी यूज होता है रेस्ट पोजीशन पे, तो आपका बीमार ज्यादा होगा। बॉडी साइज, बॉडी प्रोड्यूस हीट इन प्रोपोर्शन टू बॉडी सरफेस एरिया, अगर एक बंदा है इसका बॉडी सरफेस ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो बॉडी सरफेस ज्यादा है,
तो बॉडी सरफेस ज़्यादा है तो इसके बॉडी में ज़्यादा रिएक्शन होगा, तो ज़्यादा रिएक्शन होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो आपका ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, तो इस वजह से आपका बीमार ज़्यादा हो। सो बीमार इज हायर एंड टालर देन शॉर्टर। तो टालर जितने भी हाइटेड लोग हैं, टालर है, उसका बीमार ज़्यादा है, ओके, शॉर्टर से। ओके, थायराइड सिक्रीशन, बीमार इज हाइपर थायराइडिज्म। जिस पेशेंट क्लाइंट के हाइपर थायराइडिज्म है तो इसका बीमार ज़्यादा हो, हीट ज़्यादा। तो इसी तरह जो है टालर बंदी की जो है क्या होगा, तो सॉरी, हाइपरथायरॉयडिज्म वाला जो क्लाइंट है, ओके, इसका बीमार ज़्यादा होगा। क्यों? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, ग्रोथ ज़्यादा होगा, जेजेंटिज्म है और एक्रोमेगेली है, जितनी भी जो है ये हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, वाइल नॉन हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म के जो क्लाइंट है, इसी के जो बीमार है वो कम होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि बीमार इन हाई एन, बीमार इज हाई एन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके बाद है क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बीएमआर, बीएमआर के क्लिनिकल एप्लीकेशन है। तो नंबर फर्स्ट है डाइट प्लानिंग। ओके, डाइट प्लानिंग या वेट मैनेजमेंट। आपने डाइट प्लानिंग करनी है, कम खाना है, ओके, डाइट करनी है, लेनी है, और वेट मैनेजमेंट, आपने अपने वेट को जो है मैनेज करना है। ओके, या डायग्नोस थायराइड डिसऑर्डर, आपको कोई थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है कि आपका बीमार ज़्यादा कम है। ओके, तो ये जो है 2 एप्लीकेशन है बीमार के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था मेटाबॉलिज्म एंड टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म चैप्टर 3, मोहम्मद इकबाल साहब के MUINS के जो स्लाइड थे वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस की। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग आपको जो है रिप्लाई देंगे। ओके, और इसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी में हम डिटेल के साथ जो है इसके MCQs और सब कुछ जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओके, तो जिसके पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डालता हूँ, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।